मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर सत्यकेतु सांकल जी, डॉक्टर राम कठिन जी, प्रोफेसर शिव मोहन सिंह जी, यहाँ के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर रमा जी, श्री दत्तात्रेय मुरमुकर जी, प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी, रवि प्रकाश सिंह जी, संचालक डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जी और भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह जी, जो कुंवर चंद प्रकाश सिंह जी के पुत्र भी हैं और हमारे बड़े पुराने परिचित, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने में माध्यम बने, और इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं, आज हम लोग जब कुंवर चंद प्रकाश सिंह जी की स्मृति के संदर्भ में यहाँ पर एकत्र हुए हैं और उनकी साहित्य साधना और उस साहित्य साधना में इस संस्था ने जो एक मंच का कार्य किया, अगर इन सब का स्मरण करें तो स्वतः हमें समझ में आ जाता है। देखिए, मैं एक बात ये बताऊं कि ऐसा नहीं कि मैंने उनका साहित्य बहुत विस्तार से पढ़ा है। अगर मैं कहूं कि मैंने बहुत पढ़ा है तो फिर तो वही हो जाएगा जो कहते ना कि पॉलिटिक्स में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। परंतु शशि प्रकाश जी ने मुझे पुस्तक दी थी तो मुझे उसको कुछ पलटने का अवसर मिला और मैंने सुना हुआ था उनके बारे में, मगर पुस्तक जो उन्होंने दी उन पुस्तकों को एक आध बार देखने का अवसर मिला तो मुझे समझ में आया कि जो साहित्य का मूल भाव माना जाता है, जो साहित्य की परिभाषा है आचार्य मोहम्मद के काव्य शास्त्र में, सहितस्य भावा इति साहित्यम, जिसमें सभी के हित का भाव निहित हो, वही साहित्य है। तो जब आप कुंवर चंद प्रकाश सिंह जी के पूरे वाङ्मय को देखते हैं तो उसमें भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता का भाव पूरी तरीके से निहित नजर आता है। तो मैं कह सकता हूं साहित्य की उस परिभाषा के ऊपर वो 100% सार्थक और खरे दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो उन्होंने गीतों की रचना भी की, यानी छंद और काव्य, और उन्होंने नाट्य की रचना भी की, संपादन भी किया, शोध कार्य भी किया और अनुवाद भी किया। अर्थात साहित्य की जितनी भी विधाएं संभव है, जिसमें काव्य भी है, गद्य भी है, संपादन भी है, अनुवाद भी है, वो सभी चीजों को समाहित किए हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक समग्र साहित्यकार थे, अर्थात साहित्य की सभी विधाओं को अपने अंदर समाहित किए हुए। और अभी जैसा रमा जी बोल रही थी और उससे पहले भी कि वो छायावाद से प्रभावित थे और छायावाद के युग में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं कह सकता हूँ, देखिए मैं भी कोई साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मैं कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूँ। साहित्य में मेरी रुचि रही। मेरी माता जी हिंदी की लेक्चरर थी, बचपन से बहुत सारे साहित्यकारों का घर आना जाना था, तो मुझे बचपन से थोड़ा साहित्य पढ़ने का मौका मिला। मैं कह सकता हूँ कि हिंदी साहित्य में हर युग ने अपना एक अलग योगदान दिया है, परंतु यदि हिंदी साहित्य की गंभीरता और गुरुता को समझना हो तो आप छायावाद युग को अगर जाकर देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रकार की आपको गंभीरता और रहस्य दिखाई पड़ता है। जैसा भी बोला गया कि भाई 4 स्तंभ माने गए छायावाद के, जिसको प्रसुमन काल कहते हैं, प्रसाद, सुमित्रानंदन, पंत, महादेवी और निराला, मगर उसमें कितनी गंभीरता है। मुझे बचपन में मैंने जयशंकर प्रसाद जी की आंसू पढ़ी थी, तो उसमें एक पंक्ति है जो छायावाद के भाव को पूरी तरीके से स्पष्ट करती है कि छलना थी तब भी मेरा, उसमें विश्वास धना था। छलना थी तब भी मेरा, उसमें विश्वास धना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। अर्थात अगर आप देखें तो इसमें एक दार्शनिक तत्व भी है। और आगे वो कहता है, वो रूप रूप था केवल, अब हृदय रहा बीज, छलना की सब माया थी, चेतना रही ना मुझे। अब आप चाहें तो ये सांसारिक प्रेम का भी प्रतीक है, और अगर आप समझे तो ये परमार्थिक प्रेम का भी प्रतीक है। ये जो छायावाद की गहराई थी, कुंवर चंद प्रकाश जी ने, अब जैसा कि उनको निराला जी से मिलने का अवसर मिला, अब और निराला जी के साथ उनको काम करने का अवसर मिला, तो उन्होंने इन सारी चीजों को जिस प्रकार से समाहित किया। अब जैसे मैंने पढ़ा कि उन्होंने कई नाट्यों की रचना की, जिसमें 14 एकांकी लिखे और 2 नाटक लिखे। नाटक उन्होंने किन महापुरुषों में लिखे? जगनिक और तुलसीदास। अब इन दोनों में कोई आपको कोई एक कारण समझ में आता है जगनिक और तुलसीदास के बारे में? देखिए,
कई बार लोग क्या कहते हैं कि भारतीय साहित्य परंपरा में कोई चीज कैसे कर दी गई है, इसकी सब्सटेंटिविटी क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। देखिए, हमारी सोच और पश्चिम की सोच में मूलभूत अंतर है। पश्चिम ये कहता है कि इतिहास वो है, हिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज जो बता सके कि कोई चीज पास्ट में कैसे हुई थी और कब हुई थी, इसका एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन कर सके, दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज हिस्ट्री। अब अगर आप उसको हिस्ट्री या इतिहास माने तो हमारे लिए इर्रेलेवेंट है। जूलियस सीजर इन्वेडेड इंग्लैंड इन 40 BC और 60 BC, हाउ डज इट मैटर्स टुडे? कोई प्रभाव नहीं। हमारे यहां कहा गया ना, इतिहास हमारे ज्ञान की वो विधा है जो पूर्व काल में हुई किसी घटना को उस रूप में प्रस्तुत कर सके जो वर्तमान समय में समाज में मूल्यों को स्थापित करने में भूमिका निभा सके। इसलिए राम कब हुए इंपॉर्टेंट नहीं है, रामलीला का महत्व है, इसीलिए प्रतिवर्ष राम का। अब जगनिक और तुलसीदास दोनों क्या करते हैं? अगर आप देखें तो जगनिक ने परमार्थ रासो लिखा जिसको आधा कहते हैं। अब उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो आदमी कहेगा ये तो रियलिस्टिक नहीं लगती। जैसे उसमें तोपों का उल्लेख है। अब परमार्थ रासो यदि पृथ्वीराज चौहान के समय लिखी गई तो कहेंगे तोप तो उसके 300 साल बाद आई। उसमें ना बड़ बड़ तोपें अष्टधातु की तुरते बत्ती दही लगाए और दगी सलामी दो दलन मा धोना गवा सरग मंडरा है। अब आदमी कहेगा ये कैसे हो सकता है? इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपके मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न कर रहा था। हमारे यहाँ दो चीजें, एक है शास्त्रों जो एकदम स्थिर है, जो बदलती नहीं, और दूसरी है लोकाचार जो लोक के परिवेश के अनुरूप बदलती है। जैसे हमारी आत्मा स्थिर है, शरीर मन समय के अनुसार बदलता रहता है। तो जगनिक और तुलसीदास जी का यदि उन्होंने चयन किया तो ये लोकाचार का प्रतीक था। जैसे आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, ये आधा का जो जगनिक ने परमार्थ रासो लिखी, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ ये 1850 के आसपास हुआ। यूपी में फर्रुखाबाद के कमिश्नर थे मिस्टर इलियट। उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिकों को बड़ा जोश आ जाता है सुन के, तो उन्होंने कहा इसको जरा राइट डाउन करवाना चाहिए। तो उन्होंने उसको पहली बार लिखवाया और पहली बार छपवाया। तो छपे हुए आधा में ये भी लाइन है, वह आला सच्चा भैया जो इलियट साहब ने लिखा है। अब कोई कहेगा इलियट साहब 1850 में आए, तो वहां इलियट साहब इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उसी प्रकार तुलसीदास जी ने युगानुकूल परिवेश में भगवान राम के उस चरित्र को जो वेदों के गुण तत्व को बताता था, जिसके लिए कहा गया है तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से रामचरितमानस की रचना की कि तुम काढ़ के वेदन के रस को, काढ़ना कहते हैं निकाल लेना अवधी भाषा में, तुम काढ़ के वेदन के रस को रसधार धरा उर में भर दी। यानी उसकी रसधार आपने हमारे धरती के हृदय में भर दी। यानी जो एक बड़ा गंभीर गहन विषय था उसको आपने युगानुकूल परिवेश में एक जिसे कहते हैं भक्ति के रस के साथ स्थापित किया। इसलिए साहित्य का जिस स्वरूप का चयन कुंवर चंद्र प्रकाश जी ने किया वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो अभी प्राचार्य जी ने कही, आज के युग में आप कहेंगे कि इसका महत्व क्या है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अमृत काल में हैं, अर्थात 75वें वर्ष स्वतंत्रता से शताब्दी वर्ष की तरफ जा रहे हैं, और इस अमृत काल के जो लक्ष्य है वो क्या है? एक, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना, दूसरा है गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना, और तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा है इसके लिए हम सबको कर्तव्य करना, और पांचवा है वो कर्तव्य सामूहिक रूप से करना, इन कोहेरेंस नॉट इन आइसोलेशन। अब अगर आप देखें विकसित राष्ट्र वो बन ही नहीं सकता जिसको अपने ऊपर स्वाभिमान ना हो, और उस स्वाभिमान का भी संकेत कविताएं कैसे देती हैं। छायावाद की ही एक कविता, छायावाद की एक कविता बताता हूं जो आज के इस युग में जो उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है। हमें क्या पढ़ाया जाता है कि इंडिया तो एक कंट्री था ही नहीं, सब जो है वो आके सेटल होते चले गए। हम लोगों के बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, राजीव गांधी जी के जमाने में टीवी के ऊपर एक बड़ा डायलॉग हर बार बोला जाता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। कोई सराय थे, डेरे थे, काफिले आके सेटल होते चले गए और हम बनते गए ना। इसका उत्तर जयशंकर प्रसाद जी जो छायावाद के ही बड़े प्रमुख कवि हुए हैं और मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट कवि हैं, और वैसे तो
आजकल हर चीज में जात पूछी जाने लगती है। टेक्निकली देखें तो तंबाकू का व्यापार करते थे, तो एक तरीके से ओबीसी भी कहे जा सकते हैं। तो उन्होंने इसका उत्तर लिखा है कि हमारा राष्ट्र क्या था, हिमालय के आंगन में प्रथम, उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में, फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति रोग की अशोक। अर्थात सबसे पहले हिमालय के इस आंगन में प्रकृति ने एक उपहार दिया, और वहां से फिर उन्होंने आगे लिखा, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में जगे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो संपूर्ण विश्व में एक नए सृजन का प्रारंभ इस भारत से हुआ। ये है हमारी वास्तविक विरासत, और वो है जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है। इसलिए साहित्य आपको अनेक अवसरों के ऊपर अनेक प्रकार की नई प्रेरणाएं देता है। और कुंवर चंद्र प्रकाश जी ने, जैसा भी बताया गया कि बहुत वर्ष पूर्व 1980 में वॉशिंगटन में इसको स्थापित किया था। और अभी कभी आप वॉशिंगटन जाएं तो एक बड़ा अंतर दिखता है। मैं पहली बार सन 2000 में गया था, तो हमारी आयु बहुत कम थी, तो वहां पे हिंदी जानने वाले बहुत कम मिलते थे। अब अगर आप देखें, और वहां पे वेज बर्गर नहीं मिलता था, तो 80 में क्या हाल रहा होगा समझ लीजिए। अब आजकल आप जाएं तो वहां चाय और समोसा भी मिलता है। इवन जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती है ना, जो यूएस कांग्रेसमैन और सीनेटर्स के साथ, वो भी कहते हैं, कैन आई ऑफर यू चाय एंड समोसा। और वो चाय का मतलब ये भारतीय वाली चाय है, वो टिप वाली चाय नहीं है। हाँ, समोसा वहां का छोटा जरूर होता है, हमारे यहाँ ट्रे इतना वाला। तो मैं कहना चाहता हूँ, इसका अर्थ हुआ कि किस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने वहां पर यह प्रयास किया होगा। परंतु हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने छायावाद युग में जो कार्य किया, उसे हमें आज के समय में समझने की जरूरत है। उसके अंदर की जो गंभीरता है, उसके अंदर का जो तत्व है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। वो आज के इस अमृत काल में निश्चित रूप से बहुत उपयोगी और हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि कुंवर चंद्र प्रकाश जी के जो साहित्य हैं, जिसमें गीत, नाट्य, और जो उन्होंने कहा कि वेदों का पद्यानुवाद किया। अब यहाँ पे आपने एक और बात मारती हो, वेदों का पद्यानुवाद ही हो सकता है, गद्यानुवाद नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे वेद और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सब छंद में है, सब लय में है, सबके अंदर एक ध्वन्यात्मकता है। इसीलिए जिन लोगों में, मैं किसी के प्रति कोई तिरस्कार का भाव नहीं कह रहा हूं, जिन भाषाओं में ध्वन्यात्मकता है ही नहीं, तो उनको लिख के समझाया जा सकता है। जिनमें ध्वन्यात्मकता, उन्हें बोलकर ही समझाया जा सकता है। जैसे ABCD आप आसानी से लिख के समझा सकते हैं, मगर अभी अब नवरात्र गुजरी है, तो ओम ऐं हीं क्रीम लिख के समझा सकते हैं क्या? नहीं। ये स्वर है, ये वाइब्रेशन है, ये फोनेटिक्स है। इसीलिए वो लोग महामूर्ख थे जो ये कहते थे कि जिस सभ्यता को ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, आयुर्वेद, प्लैनेटरी मोशन का कैलकुलेशन, उपनिषदों जैसी फिलॉसफी आती, उसे लिखना नहीं आता था। ऐसा नहीं कि उन्हें लिखना नहीं आता था, वो लिखना नहीं चाहते थे। जैसे आज आप कहते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी भेजो या हार्ड कॉपी भेजो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिखना नहीं आता है। अब आप उस लेवल में पहुंच गए जहां यू बटन दबाया और 50 पेज का डॉक्यूमेंट चला गया। तो उस ढंग से हम चेतना की उस अवस्था पे थे जहां पर लिखना अप्रासंगिक है। और इसीलिए उन्होंने वेदों का पद्यानुवाद किया। हमारे सारे ग्रंथ, रामचरितमानस भी पद्य में है, जगनिक का परमार रासो भी पद्य में है, और हिंदी साहित्य में सब कुछ छंद में है। और इतने प्रकार के छंद हैं, वहां पर देखिए छंद जैसी चीज ही नहीं जो मात्रा पाएंगे, छंद कहां से आएंगे? तो मुझे तो बहुत जानकारी नहीं, जैसे वो कहते ना, मालिनी, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, घनाक्षरी, कितने प्रकार के छंद हैं। तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट जो फोनेटिक मीटर्स हैं, वो उस हिसाब से बने हुए हैं। इसलिए आप जब साहित्य को पढ़ें तो आपको उसको विधिवत समझ में आएगा कि आज के युग में उसकी क्या भूमिका है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने काम किया, कभी कभी आजकल ये बताया जाता है कि आगे का भविष्य बहुत चुनौतीपूर्ण है। मैं कहता हूँ चुनौतीपूर्ण नहीं, संभावनापूर्ण है। क्यों? आज टेक्नोलॉजी का लेवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म डिस्क्रीट न्यूमेरिक पे चलता है, 0101 बाइनरी के ऊपर। तो जहां पर मात्रा पाई नहीं है वहां डिस्क्रीट वर्ड्स वाली लैंग्वेजेस के लिए ज्यादा बेटर है, जैसे ABCD। परंतु क्या जिंदगी भर टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रहेगी? नहीं। नेक्स्ट स्टेज क्या है? वॉइस कमांड। अब आप बोलते हैं ना कि मोबाइल पे आप बोलते हैं और वो टाइप कर लेता है, जैसे ही आप वॉइस कमांड में आएंगे तो वॉइस की साइंस का इंपैक्ट देखा जाने लगेगा और भविष्य की जो भाषाएं हैं वो वॉइस कमांड, फोनेटिक्स और सोनोग्राफी के वाइब्रेशन के बेस के ऊपर उनका मूल्यांकन होगा। तो आप आश्वस्त रहिए, हम उसमें इतना आगे दिखाई पड़ेंगे अगर हमने सही ढंग से उस पर रिसर्च की और सही ढंग से स्थापित किया कि कुंवर चंद प्रकाश जी जैसे लोगों ने अपने जीवन की साधना जिन चीजों के लिए गुजारी, आज की पीढ़ी उसको फलीभूत कर सकती है। तो आज भले ये कहा जाता हो, महादेव वर्मा जी की कविता की एक पंक्ति थी ना, मैं नीर भरी दुख की बदरी, तो उसमें कहते हैं साहब, जैसे मान लीजिए हिंदी के लिए कहेंगे परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदरी कर दीजिए वो दिन गए। अब क्या है, अब उन्हीं की कविता थी। एक दूसरी कविता थी ना, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो कोई आपके साथ खड़ा हो ना खड़ा हो, उसकी वो पंक्ति याद रखिए, संयोग से वो स्त्रीलिंग में है तो और भी अप्रोप्रिएट लगती है कि दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो अंत में जो अभी प्राचार्य जी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी इस मामले में बहुत भाग्यशाली है। रतन टाटा जी ने एक जगह बोला था करीब 10-12 साल पहले कि मुझे लगता है कि अगर हम 20-25 साल यंगर होते तो शायद भारत के बदलाव को हम बहुत गहराई से देख सकते। तो मैं कह सकता हूं कि आज की पीढ़ी उस परिवर्तन की साक्षी होने वाली है। हम आज दुनिया के यंगेस्ट कंट्री हैं, पर ये सच है क्या? यस सर। ये अर्ध सत्य है। वी आर द यंगेस्ट कंट्री एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, दिस इज द फुल ट्रूथ। तो अगर प्रधानमंत्री ने कहा है कि 25 वर्ष का अमृतकाल, उन्होंने कहा 1000 वर्ष के भारत का आधार बनाएगा, अर्थात 25 वर्ष की योजना दृष्टि इस पीढ़ी के सामने, 1000 साल आगे तक की दृष्टि और 10,000 साल पीछे से प्रेरणा। तो आप एकदम आश्वस्त रहिए। और आज इसीलिए हम 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन के उभरे हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन के उभरे हैं, 3rd बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन के उभरे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बन के उभरे हैं और चांद के अछूते कोने को छूने वाले दुनिया के पहले देश बने हैं। और उससे बड़ी बात है, उस चांद के अछूते कोने को भी प्रधानमंत्री ने नाम क्या दिया? पॉइंट शिव शक्ति। पॉइंट शिव शक्ति का अर्थ क्या हुआ? सिर्फ भारतीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जो ईश्वर में स्त्री और पुरुष तत्व दोनों को समान रूप से स्थान देती है। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर है और उसी का प्रतीक पॉइंट शिव शक्ति वहां पर है। इस पर भी हमें गर्व करने की जरूरत है। और पुनः अंत में कहूंगा, साहित्य ही इसका एक उत्तर भी देता है। निराला जी छायावादी कवि रहे और उन्होंने शिव और शक्ति यानी प्रकृति और पुरुष, यानी यूं कहें स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के बीच में क्या संबंध है, इसको उन्होंने कहा ऐसे ही समझिए, साहित्य के लोग बेहतर समझ सकते हैं। साहित्य में 2 चीजें होती हैं, शब्द और भाव। शब्द व्यक्त होता है, भाव अंतर्निहित होता है, वो अनुभूति का विषय है, और शब्द व्यक्त का विषय है। शब्द का कोई तात्पर्य ही नहीं है अगर भाव ना हो, और भाव की अभिव्यक्ति नहीं है अगर शब्द ना हो, और दोनों की मर्यादा अंतर्निहित है। प्रबल भाव ज्यादा होता है, शब्द में वो बात शक्ति नहीं होती जो भाव के अंदर होती है। इसीलिए हमारे यहाँ उन्होंने क्या कहा, पुरुष तत्व को शब्द के रूप में व्यक्त माना गया है, स्त्री तत्व को भाव के रूप में अनुभूत माना गया है। जो निराला जी ने लिखा, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास यानी तुम शुद्ध हृदय से निकले हुए शब्द, और मैं कांत कामिनी कविता, तुम दिनकर के खर किरण जान, मैं सरसिज की मुस्कान, तुम वर्षों के बीते वियोग, मैं हूं पिछली पहचान। तो भारत की उस प्राचीन पहचान को समझिए और आश्वस्त रहिए कि आने वाला समय हमारा है। गौरवशाली था भूत,
भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान।